हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों आज बात करूंगा मैनेजमेंट और सबग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्ट 7 के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि जो हम वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है वो लेयर में कितना होना चाहिए, वो एमसी से कितना प्लस माइनस होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सेक्शन 300 उसमें लिखा हुआ है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ईच लेयर ऑफ सॉइल शेल बी चेक्ड इन अकॉर्डिंग विद IS 27 पार्ट 2 and unless otherwise mentioned shall be so adjusted, making due allowance for evaporation losses that at the time of a compaction it is in the range of 1% above to 2% below the optimum moisture content determined in accordance with IS 27 part 8 as the case may be. Expensive glazed shall however be compacted moisture content corresponding to specified dry density but on the wet side of optimum moisture content obtained from the laboratory compaction curve। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि मिट्टी की प्रत्येक परत की नमी, मिट्टी जो भी हम मॉइस्चर वहाँ मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रत्येक परत की जो नमी है वो IS 2720 मॉइस्चर कंटेंट IS 2720 पार्ट 2 के अनुसार जांच की जाएगी। और जब तक कि उसमें तब तक जांच किया जाएगा जब तक कि उसमें जितना हमको मॉइस्चर कंटेंट चाहिए उतना नहीं मिल जाता है, और तब तक इसे समायोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि वाष्पीकरण के नुकसान के लिए भी इसमें वाटर कंटेंट ऐड नहीं किया जाएगा कि जो इवापोरेट हो जाता है, जो वाष्पीकरण हो जाता है उसको भी ऐड करके हम इसमें काउंट करके और वाटर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं जो मटेरियल यूज करेंगे वहाँ। तो इस तरह से उसको बनाते हैं और उसमें अलाउंस भी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट अलाउंस भी उसमें ऐड करते हैं दोस्तों। और इसमें क्या रहता है कि दोस्तों इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो साइड में कंपैक्शन करने से पहले हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरी में किसी भी एक्सपेंसिव ग्लेज का, तो उसकी जो ड्राई डेंसिटी रहती है, स्पेसिफाइड ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और वेट साइड की ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो हम कंपैक्शन ग्राफ बनाते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करके मटेरियल का, तो उनके बीच में जो एक ग्राफ बनने के बाद जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD और जो MC आती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो है इसमें बताया गया है कि 1+1% मतलब वो +1% और -2% तक उसकी वैल्यू जो है, उसकी रेंज जो है वो हो सकती है, साइड पे डिटरमाइन की जा सकती है कि उसमें उसकी जो दी हुई जो आई हुई वैल्यू है उससे 1+ हो सकता है और -2% तक उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है साइड पे। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया है कि आफ्टर रेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर द सॉइल शेल बी प्रोसीड बाई मीन्स ऑफ ग्रेडर, हारोज, रोटरी मिक्सर आर एज अदरवाइज अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर अंटिल द लेयरिंग इज यूनिफॉर्मली वेट। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि एक समान परत को गीला करके इंजीनियर के अप्रूवल लेने के बाद इसमें जो भी हम ग्रेडर या हारो या रोटरी मिक्सर का यूज करते हैं मटेरियल को किसी भी सॉइल को स्प्रेड करने के लिए हमको ग्रेडर या हारो या रोटरी मिक्सर का यूज करते हैं और उसमें फैलाया जाता है आवश्यक मात्रा में पानी ऐड करने के बाद उसमें। तो ये चीज़ बताया गया कि आफ्टर रेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, आवश्यक मात्रा में पानी जोड़ने के बाद इसमें जो भी फैलाया गया है मटेरियल वो इन सभी उपकरणों का उपयोग करके इंजीनियर का अप्रूवल लेने के बाद हमको ये कार्य करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया कि जो क्लाउड्स और हार्ड लम्स ऑफ अर्थ शेल बी ब्रोकन टू हैव ए मैक्सिमम साइज ऑफ 75 mm व्हेन बीइंग placed in embankment and maximum size of 50 mm when being placed in the subgrade layer। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो क्लाउड्स आते हैं कभी कभी क्या रहता है कि बोरो एरिया से बड़े बड़े ओवर साइज के मटेरियल आने लगते हैं, हार्ड लम्स आने लगते हैं, सॉइल के लम्स आने लगते हैं, मिट्टी के बड़े टीले आने लगते हैं उसमें। तो उसमें और कई सारे मटेरियल्स आते हैं, ओवर साइज मटेरियल्स आने लगते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हम एम्बैंकमेंट में मटेरियल डालते हैं उसमें मैक्सिमम जो साइज रहेगी उसकी, जो लम्स की, जो हार्ड लम्स रहेंगे उसकी साइज 75 mm तक हो सकती है। जो ब्रोकन लम्स रहेंगे जो बोरो एरिया से आते हैं वो 75 तक उसमें मैक्सिमम दिया हुआ है एम्बैंकमेंट के लिए, और 50 mm मैक्सिमम साइज दिया हुआ है सबग्रेड लेयर के लिए कि 50 mm साइज तक का हम सबग्रेड में डाल सकते हैं या रख सकते हैं।
जब भी हम सबग्रेड का निर्माण करेंगे तो 50 mm साइज का हम उसमें मटेरियल यूज कर सकते हैं क्लाउड्स का। तो ये बताया गया दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि क्लॉज 305.3.3 में embankment and other areas of fields shall unless otherwise required in the contract are permitted by the engineer by constructed evenly over their full width and their fullest possible extent at the contractor shall control and direct construction plant or other construction vehicles damaged by construction plant and other vehicular traffic shall be made good by the contractor with material having the same characteristics and strength of the material before it was damaged। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि एम्बैंकमेंट और जो भी हम मटेरियल वहाँ फिल करते हैं, जो दूसरा मटेरियल फिल करते हैं, तो जब तक कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आवश्यक ना हो तब तक हमको इंजीनियर द्वारा अनुमति लेना है और उसके बाद ही उसको फिल करना और समान रूप से उनकी पूरी चौड़ाई और उनके पूर्ण संभव हद तक निर्माण किया जाएगा और ठेकेदार और के निर्माण के साथ उसमें निर्माण संयंत्र और अन्य किसी भी संयंत्र को एक प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, निर्देशानुसार उसको नियंत्रित किया जाएगा साइड पे। और निर्माण वाहन जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स होंगे, हाईवा होगा या कि कोई भी और हाईवा होंगे, ट्रक्स होंगे, तो वो भी जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं और निर्माण संयंत्र हैं जो भी वहाँ ग्रेडर्स यूज करते हैं और बहुत सारे जो भी उपकरण यूज करते हैं, ग्रेडर्स, हारो, रोटरी मिक्सर्स, तो ऐसे उपकरणों को निर्माण संयंत्र और निर्माण व्हीकल्स अन्य वाहनों में से होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा और सामग्री की एक विशेषताओं और एक ताकत जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगी मटेरियल्स की, वो बनाए रखते हुए हमको उस सामग्री का यूज करना है कि उसकी क्षति नहीं होने पाए, उसके पहले हमको उसको यूज कर लेना है उसको। तो ये देखना है, इसमें ये बताया गया दोस्तों। इसके बाद बोला गया कि एम्बैंकमेंट्स एंड अनसपोर्टेड फील्ड्स शिल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद स्टीपर साइड्स, स्लोप्स आर टू ग्रेटर width than those shown in the drawings except to permit adequate compaction at the edge before trimming back or to obtain the final profile following any settlement of the fill in the underlying material। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि एम्बैंकमेंट और असमर्थित भराव मतलब अनसपोर्टेड फील्ड्स का निर्माण स्टेटर साइड स्लोप के साथ नहीं किया जाएगा और ये ड्राइंग में दिखाया गया किनारों की तुलना में अधिक चौड़ाई के लिए ट्रिपिंग से पहले किनारों पर पर्याप्त कंपैक्शन की अनुमति देने के लिए या उसके भरण के लिए, वहाँ फिलिंग करने के लिए या अंतर्निहित किसी भी तरीके से वहाँ मटेरियल को डालने के लिए अंतिम प्रोफाइल प्राप्त करने तक हमको काम नहीं किया जाएगा। और जब फाइनल प्रोफाइल मिल जाएगी उसके हिसाब से ही वहाँ उसको सेटलमेंट किया जाएगा और फिल किया जाएगा, मटेरियल को डाला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जब तक कि उसकी जो फाइनल प्रोफाइल करेक्शन तभी होगा जब ड्राइंग्स प्रॉपर ड्राइंग्स में बताया जाएगा और ड्राइंग्स मिलने के बाद ही इंजीनियर द्वारा उस काम को किया जाएगा, एम्बैंकमेंट के काम को किया जाएगा, ये बोला गया है इसमें। इसके बाद बोला गया कि व्हेनेवर फील्ड इज टू बी डिपोजिटेड अगेंस्ट द फेस ऑफ एन नेचुरल स्लोप आर स्लोपिंग अर्थवर्क्स फेस इंक्लूडिंग एम्बैंकमेंट्स, कटिंग्स, अदर fields and excavations deeper than 1 vertical to 4 horizontal, such face shall be benched as per clause 305.4.1 immediately before placing the subsequently fill। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब भी भराव एक प्राकृतिक स्लोप के फेस के खिलाफ जमा किया जाना है, मतलब एक प्राकृतिक जो नेचुरल फेस है उसके खिलाफ इसमें यदि हमको वहाँ डिपॉजिट करना मटेरियल, तब उसमें एम्बैंकमेंट की कटिंग या अन्य उसमें भरने और या कटिंग करने या ये एक्सेवेशन के सहित उसमें एक वर्टिकल काटा जाएगा तो 4 हॉरिजॉन्टल की तरह स्लोप काटा जाएगा उसका, और दोनों को एक समान तरीके से काटा जाएगा। तो ऐसे फेस को क्या क्लैप जो क्लॉज 305.4.1 के अनुसार किया जाएगा, ऐसे कामों को 305.4.1 के अनुसार किया जाएगा और इसे इमीडिएटली रखा जाएगा, तुरंत इस काम को किया जाएगा ताकि वहाँ कोई भी नुकसान ना हो और सभी मतलब एक सब्सिक्वेंटली भरा जाएगा उसको दोस्तों। तो ये बताया गया इसमें कि जहाँ भी ऐसी स्थिति रहती है कि हम
जैसे पहाड़ी एरिया रहता है तो वहाँ जब अर्थ वर्क का काम करते हैं तो ऐसी स्लोप बनाया जाएगा कि वहाँ कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो, आसानी से मटेरियल को हम डिपॉजिट कर सकें। उसको इस प्रकार से वहाँ काटा जाएगा, उसको स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा, वाइट कलर और जेंटल स्लोप के हिसाब से उसको काटा जाएगा। तो ये बताया गया। इसके बाद बोला गया कि ऑल परमानेंट फेसेस ऑफ साइड स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड अदर एरियाज ऑफ फिल सेल सब्सिक्वेंटली टू एनी ट्रिमिंग ऑपरेशंस बी reworked and sealed to satisfaction of the engineer by tracking and tracked vehicle considered suitable by the engineer on the slope or any other method approved by the engineer। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि एम्बैंकमेंट और फिलिंग के अन्य क्षेत्रों के साइड स्लोप के सभी ये जो स्थायी फेस होते हैं किसी भी ट्रिमिंग के ऑपरेशन के बाद ट्रैक किए गए वाहनों को ट्रैक करके इंजीनियर की संतुष्टि के लिए फिर से तैयार और सील किए जाएंगे, और जो इंजीनियर द्वारा स्लोप पर या किसी अन्य विधि से उपयुक्त माना जाएगा और अभियंता द्वारा जो मतलब अनुमोदित होंगे ऐसे चीज़ों को यूज किया जाएगा वहाँ। इसके बाद बोला गया कि क्लॉज 305.3.6 में जो कंपेक्शन करेंगे हम, तो कंपेक्शन के बारे में बोला है कि ओनली द कंपेक्शन इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर शेल बी एम्प्लॉयड टू कंपैक्ट द डिफरेंट मटेरियल्स टाइप्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टैटिक 3-wheeled रोलर, सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर, टेंडम वाइब्रेटरी रोलर या पेनमेटिक टायर रोलर या पैड फुटिंग रोलर। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि अभियंता द्वारा अनुमोदित केवल कंपेक्शन उपकरण ऐसे यूज किए जाएंगे जो इंजीनियर द्वारा अप्रूवल दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के मटेरियल को सामग्री को कंपैक्ट करने के लिए जो नियोजित किए जाएंगे उसी उपकरण को उपयोग किया जाएगा इसमें। जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्टेटिंग 3-wheels रोलर का यूज किया जाएगा, सेल्फ प्रोप्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर का यूज किया जाएगा यदि इंजीनियर का अप्रूवल मिला है, तो टेंडम वाइब्रेटरी रोलर का यूज किया जाएगा, पेनमेटिक टायर रोलर का यूज किया जाएगा। और ये कहाँ यूज किया जाएगा ये हम आपको आगे बताएंगे और अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, और भी जो भी इसमें पैड फुट रोलर हैं इनके बारे में कि इनकी कैपेसिटी कितनी रहती है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे, जिसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा एम्बैंकमेंट का। पार्ट 8 में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों।